हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके एमपी बोर्ड में आने ही वाला है। 2 नंबर आप इसके लिख के ही रख लो कि ये 2 मार्क्स तो हमारे यहाँ से इसके पक्के ही हैं। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट्स जो भी क्वेश्चन हैं उनके मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मैं आपको 5 सेट ऐसे बनाकर देने वाला हूं जिनमें से 100%, ठीक है, 100% पेपर वहीं से आना है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमें बताना है किसी भी प्राइम नंबर को अंडर रूट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, किसको? प्राइम नंबर्स को, जो कि क्या होते हैं हमारे, जैसे बात करता हूं 2, 3 या फिर 5, यहीं तक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमें इनको प्रूफ करना है या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। हम यहां पर जो प्रयोग करने वाले हैं, जिन चीजों का प्रयोग करने वाले हैं वो है विरोधाभास टेक्निक, जिसको विरोधाभास बोला जाता है। कैसे? हम इसमें सपोज कुछ और करेंगे, यानी कि मानेंगे कुछ और, यानी कि जैसे यहां पर लिखा हुआ अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या मानेंगे यहां पर कि जो √5, √2 या √3 है ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q दैट मीन्स p/q के फॉर्म में। यही क्या होती है हमारी परिमेय संख्या। यहां पर जो p और q हैं ये क्या रहेंगे, इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। जिन संख्या के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन संख्या को क्या बोला जाता है? सहभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो यहां पर p और q क्या रहेंगी? सहभाज्य संख्या रहेंगी। जहां पर जो q है वो क्या नहीं होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या से इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे बिल्कुल परिमेय संख्या से इतनी बात समझ में आई है। तो लास्ट में जाकर हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए सारी स्टेप वगैरह मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूं कि इसको हमने कैसे किया है, फिर आप इसको देख लेना। यहां पर भी एक बार और मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, हम सबसे पहले मानेंगे कि हमने माना कि √3, क्या माना हमने कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 परिमेय संख्या है तो मैं √3 को कैसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे √3 को हम लिख देंगे a/b के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? a/b के फॉर्म में, यानी कि a/b के फॉर्म में, जहां पर a और b क्या है? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। ठीक है। जहां पर जो हमारा b है, b क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब b का मल्टीप्लाई यहां करूंगा, √3b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। √3 इंटू b इक्वल में क्या हो जाएगा? a। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं, जब दोनों पक्षों पे मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? √3b का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया यहां पर? वर्ग कर दिया। जब वर्ग को खोलूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? √3 का वर्ग, b का वर्ग और a का वर्ग। तो यहां से b के वर्ग से ये जो
√3 है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे पास 3b² इज इक्वल a²। तो a² किसके इक्वल आ गया 3ab के वर्ग के बराबर। तो अब यहां से तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी, जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 6 इज इक्वल 6 किसके बराबर रहेगा 2 गुणित 3 के बराबर। तो 2 गुणित 3 यहां पर क्या है ये गुणनखंड है। तो यहां पर a का वर्ग मतलब कि यहां पर जो ये a का वर्ग लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या बताया इसने कि 3 गुणा b गुणा में b। कहने का मतलब क्या हुआ कि a² का गुणनखंड क्या हुआ 3। तो यहां पर मैं कहूंगा कि अगर a² का गुणनखंड 3 है, ठीक है, यानी कि यहां से गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहां पर 6 लिखा हुआ है, 6 को कैसे लिख दिया मैंने 2 गुणा 3। तो गुणनखंड का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 2 है ये भी 6 को डिवाइड कर सकता है यानी कि भाग कर सकता है, और ये जो 3 है ये भी 6 को क्या कर सकता है भाग कर सकता है। ठीक है, तो यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 है ये a² का गुणनखंड है। गुणनखंड का मीनिंग हुआ कि जो 3 है ये a² को क्या कर रहा है भाज्य कर रहा है या भाग कर रहा है, कर सकता है। तो यहां से मैं एक बात बोलूंगा कि जो 3 है वो a को भी भाग कर सकता है। एक प्रमेय होती है या एक बात कही गई है गुणनखंड थ्योरम में कि अगर a² यानी किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से भाग हो सकता है तो वो जो संख्या है वो भी उस गुणनखंड से क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी। तो ये जो 3 है या 3 है ये a को भी क्या कर सकता है भाग कर सकता है। तो मैं सपोज करता हूं या मानता हूं कि जो a है उसका जो गुणनखंड है, ठीक है, उसका गुणनखंड करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 इंटू सी। तो मैंने सपोज कर लिया कि a क्या है 3c के इक्वल है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जब मैंने यहां पर सपोज माना है या a को ऐसे सपोज किया है कि ये 3c के इक्वल है, तो यहां पर मैं a की जगह पर क्या रख दूंगा, अब ये जो वैल्यू आई है ये, तो 3b का वर्ग बराबर होगा किसके 3c के होल वर्ग के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा 3b² बराबर है 9c के वर्ग के। ठीक है, अब 3 यहां से डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा b² इज इक्वल टू 9c² डिवाइडेड बाई 3 से ये कितने टाइम चला जाएगा आप बोलोगे 3 टाइम। क्या आ जाएगा यहां से b का वर्ग बराबर रहेगा 3c के वर्ग के बराबर। तो अब यहां से वापिस यही वाली बात आई कि जो b² का गुणनखंड क्या है 3 है, यानी कि 3b² को क्या कर सकता है भाग कर सकता है। ऐसे ही b का एक गुणनखंड क्या रहेगा, तो b का एक गुणनखंड क्या रहेगा 3। पर अभी मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था कि जो a और b है ये क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का मीनिंग क्या था कि इनमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था तो इसमें भी 3 गुणनखंड है, a के साथ भी b मतलब a के साथ भी 3 गुणनखंड है और b के साथ भी क्या है 3 गुणनखंड। तो यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3 क्या हो गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। दैट मीन्स a और b क्या नहीं है सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो जो हमने सब माना था अभी कि √3 परिमेय संख्या है, तो ये हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया। यानी कि जो हमने माना वो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा √3 या √3 या 3 जो भी है √3 क्या हो जाएगा हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पर एक बार और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मैं √3 को कैसे लिख सकता हूं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं।
जैसे ही मैंने इसको a बटा b के फॉर्म में लिखा तो मैंने बताया कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं और b किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर जैसे ही मैं किसी संख्या के डिवाइड में 0 रखता हूं दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। b का मल्टीप्लाई √3 से किया तो क्या आया, b√3 इज इक्वल a। ठीक है, दोनों पक्षों पर क्या किया हमने, वर्ग किया। जैसे ही दोनों पक्षों पर वर्ग किया तो क्या आया, b का स्क्वायर तो आ जाएगा, यहां से अंडर से स्क्वायर जो वर्ग है, अंडर से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3b² बराबर रहेगा a के स्क्वायर के। a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब ये एक यहां से अगर मैं देखूंगा तो मैं a² का मीनिंग क्या निकला, 3 इंटू बी के फॉर्म में। ठीक है, तो जब यहां से मैंने इसको ऐसे लिखा तो क्या समझ में आया कि a² का एक गुणनखंड 3 है, और गुणनखंड का मीनिंग अभी पीछे बताया था कि गुणनखंड का मीनिंग होता है कि ये जो नंबर है ये इस संख्या को क्या कर सकता है, भाग कर सकता है। तो यहां पर लिखा a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। तो जो a है वो भी क्या रहेगा, उसका एक गुणनखंड 3 रहेगा। जो a है उसका एक गुणनखंड क्या रहेगा, 3। दूसरा क्या रहेगा पता नहीं था, तो हमने क्या मान लिया कि एक दूसरा गुणनखंड उसका क्या रहेगा, c। अतः a किसके बराबर रहेगा, 3c के बराबर रहेगा, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। c पूर्णांक है, आप बोलोगे बिल्कुल। चलिए, अब जो ये मान है, ये मान हमें समीकरण 1 में रखना है। तो जैसे ही समीकरण 1 में a बराबर 3c में रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, b का वर्ग बराबर 3c का वर्ग, अर्थात b² 3 से विभाज्य है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसीलिए b भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। देखा यहां पर क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि दोनों में क्या रहेगा, एक कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया मेरे पास, 3, क्योंकि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी क्या है, 3। तो मैंने लिख दिया यहां पर कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है मेरा, 3। तो हमारा मानना जो अभी हमने माना था कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। जो हमने माना वो क्या है, गलत है। अतः √3 एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सवाल हम कैसे करेंगे, विरोधाभास मेथड से करेंगे। ठीक है, विरोधाभास क्या होता है, इसमें हम पहले कुछ और सपोज करते हैं और लास्ट में प्रूफ कुछ और करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ इसको पढ़ाने की। ठीक है, एक्चुअल में मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास एक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, एक अच्छी विद्या पहुँचे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट, आपके रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं तो मैं आगे भी हिंदी पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलिए, आपके कमेंट वगैरह का इंतज़ार रहेगा। बाकी अगर आपके जो भी भाई बहन रिश्तेदार जो भी 8, 9, 10th में हो, उनको ज़रा इस चैनल के बारे में बताइएगा और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।